करीब 20 साल का एक लड़का अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, ना तुम बात करती हो ना ही मुलाकात करती हो। प्रेमिका ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने ससुराल में यहाँ हूँ, मैं कैसे मिल सकती हूँ? कैसे तुमसे बात कर सकती हूँ? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बहुत जल्दी मायके आऊँगी, मायके आने के बाद मुलाकात करेंगे। जैसी बात मुलाकात करने की आती है तो वो लड़का कहता है कि मुलाकात तो मुझे आज ही करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाओ। जब इस तरह की बात आती है वो कहती है कि मैं अपनी ससुराल में हूँ, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो तारीख थी 25 मार्च 2026। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि अगर या तो तुम मायके आ जाओ और नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारी ससुराल पहुंच जाऊंगा। जब ये बात आती है तो वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, कहती है कि समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो कहता है कि मैं हर हाल में आज शाम 7 बजे तुम्हारी ससुराल में पहुंच जाऊंगा यदि तुम मायके नहीं आई तो। जब इस तरह की बात आती है तो वो अपने पति से कहती है कि आज मेरा मुंह बोला भाई है जो घर पे आएगा और उसको खाने में कुछ अलग अलग तरह की पकवान पसंद है, जैसे मटर पनीर रायता, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। तो ये सब का इंतज़ाम करो, जब इंतज़ाम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं खाना बना लूँगी। लगभग शाम के 7 बजे के आसपास वो घर पहुँच जाएगा। जैसे ये इंतज़ाम होता है, खाने पीने का पकवान का इंतज़ाम होता है, इसके बाद फिर ससुराल में उस लड़के की एंट्री हो जाती है। घर में जब एंट्री होती है तो घर के जो सदस्य होते हैं, चाहे उसका पति हो लड़की का, चाहे सास हो, ससुर हो, ननद हो, कोई भी हो, जो भी पूछ रहा था ये कौन है? शादी वाले दिन तो उसको देखा नहीं, ना शादी से पहले देखा, ना शादी के बाद देखा। अचानक से 1 साल हो गया है, ये कौन है? कैसे? जब इसके लड़के के बारे में जब सवाल घरवाले कर रहे थे तो इसने यानी कि जो दुल्हन होती है, दुल्हन कहती है कि परेशान क्यों होते हो, ये मेरा मुंह बोला भाई है, पेशे से शिक्षक है, टीचर है, इसको वक्त नहीं मिला होगा और वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, मिलने के लिए बात कर रहा था। ससुराल वालों ने जैसे ही सुना शिक्षक है तो घर वाले इतना खुश हो जाते हैं, बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जो जो उसको पसंद होता है उसकी खाने की चीज़ें घर में बनवाई जाती हैं। और जब गन बनवाए जाते हैं तो रात के लगभग 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर अब सोने का वक्त आता है तो दुल्हन से कहा जाता है, यानी कि जो पति होता है, कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। जब बस साथ चलने की बात आती है, कमरे में जाने वाली बात आती है, तो दुल्हन कहती है कि थोड़ी देर रुको, मैं भैया से बातचीत कर लूँ और तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, आराम कर लो। अब यहाँ शक की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। दुल्हन के पास उसका जो मुंह बोला भाई था, यानी कि वो उसका प्रेमी था, वो उसके साथ बैठता है, बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद जो उसके साथ करना था वो सब करता है। यहाँ कोई ना रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा क्रिएट किया गया था, उस रिश्ते में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। जब गुंजाइश नहीं थी, जो चाहा वो आराम से कर लिया। पूरी रात बीत जाती है। अब उसके बाद दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद एक कत्ल होता है। कत्ल भी भयानक रूप में होता है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि एक कत्ल हो जाता है। उसके बाद उस लाश को दफन कर दिया जाता है। कब्र में जब दफन कर दिया जाता है तो लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने के बाद फिर इस कब्र से लाश निकल के बाहर आती है और जब मीडिया में खबर पहुंचती है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल के पीछे की ये वजह है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश के ज़िला सतना की ये सच्ची घटना है। वहाँ का थाना लगता है रामपुर बघेलान। रामपुर बघेलान का गांव लगता है मोहार टोला और मोहार टोला के अंतर्गत आने वाला भगदेवरा एक गांव है, जगह है। यहाँ का रहने वाला संतू यादव होता है। संतू यादव 28 मार्च 2026 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास थाने पहुंच जाता है रामपुर बघेलान में। वहां जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा है जिसका नाम विपिन यादव है, उम्र जिसकी लगभग 20 साल के आसपास है, वो मिल नहीं रहा है। मैंने उसको हर जगह तलाश कर लिया। उसके जो दोस्त हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, मैंने जहाँ जहाँ भी ढूंढना था वहाँ वहाँ उसको तलाश किया, लेकिन उसका आता पता नहीं चल रहा है। आप हमारी मदद कर दीजिए। जब इस तरह की बात आती है, थानेदार उस व्यक्ति को बिठाता है, कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रार्थना पत्र लिख के दे दीजिए और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद हम उस मामले में कार्रवाई कर देंगे। लड़के का फ़ोटो भी दे दिया जाता है और लड़के का फ़ोटो साथ ही जो जानकारी थी वो सब जब दे दी जाती है, जो भी था वो लिख दिया जाता है उसके अंदर। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो नाराज़ होकर घर से निकला है, तुम परेशान क्यों होते हो, आ जाएगा लौट लाट के, परेशान क्यों होते हो।
जब इस तरह की बात कही जाती है तो घर वाले भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, यानी कि संतू यादव अब सीधे अपने घर जाते हैं, परिवार वालों को बताते हैं कि मैं गुमशुदगी दर्ज करा के आ गया हूँ। इधर जो पुलिस वाले होते हैं गुमशुदगी में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, यानी कोई ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाते, ना ही कोई कोशिश करते हैं, और ये मामला कहीं ना कहीं ऐसा ही आया गया सा हो जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है, संतू यादव फिर से थाने पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि साहब आपने हमारे बेटे के बारे में कुछ पता किया कि नहीं पता किया। पुलिस वाले कहते हैं ढूंढ रहे हैं, परेशान क्यों होते हो, आ जाएगा। ऐसे ही फिर 15 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन के बाद 1 महीना बीत जाता है, 1 महीने के बाद 2 महीने बीत जाते हैं। इसी तरह से करते करते 3 महीने का समय बीत जाता है। लेकिन उस लड़के की यानी कि विपिन यादव की करीब 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी जो पत्नी थी अपने ससुराल में रह रही थी। एक दिन वो अपने सास और ससुर से कहती है कि मम्मी पापा अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपने मायके चले जाऊं। जब बात मायके की आती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम मायके चले जाओ। लड़की अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अब वो लड़का है उसका विपिन यादव का कहीं कुछ आता पता नहीं चल रहा था। 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है। इसी बीच में इसका जो लड़की का मायके होता है दरअसल मध्य प्रदेश का जिला रीवा है। रीवा का थाना लगता है गोविंदगढ़ और गोविंदगढ़ का गांव लगता है टीकर। वो वहाँ की रहने वाली होती है। तारीख आती है 7 जुलाई 2026। सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि आंचल यादव के घर में झगड़ा हो गया है। आंचल यादव उस लड़की का नाम होता है जो विपिन यादव जो गायब हो चुका था उसकी पत्नी। यानी कि वो खुद फ़ोन करती है कि हमारे घर में झगड़ा हुआ है, साहब जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। पुलिस की टीम घर पे आती है। घर आने के बाद जब देखती है कि सामान्य झगड़ा था, इस तरह के झगड़े कई बार हो जाते हैं, पुलिस वाले आराम से समझा बुझाकर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे पुलिस वाले निकल रहे थे इसी बीच में गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस वालों के पास पहुंचता है। पुलिस वालों के पास पहुंचने के बाद कहता है कि साहब आपको एक बात बतानी है, अगर आप इस बात का किसी से कोई जिक्र ना करें। तो वो कहते हैं कि हाँ बताइए क्या बात बताना चाहते हो। साहब जिससे आप मिल के आए हो इसका नाम आंचल गुप्ता है। आंचल गुप्ता नहीं, आंचल यादव है। दरअसल आंचल यादव का जो पति है ना वो 3 महीने से गायब है, लापता है, और ये मायके में आराम से रह रही है। इसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता जैसे कि ये परेशान है। देखा होगा आपने इसके माथे पर सिंदूर भी नहीं लगा हुआ। जब पुलिस वाले इस तरह की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसमें क्या दिलचस्पी लें, लेकिन वो कहता है कि साहब देख लो, पता कर लो, इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा मामला रहा हो। और देखो जब आप घर पे आए थे तो घर पे एक लड़का था जिसका नाम सुनील कुशवाहा होता है, वो भी उस वक्त मौके पर था। पुलिस के दिमाग की घंटी बज जाती है। पुलिस ने क्या काम करा, घर में वापस एंट्री मारती है। एंट्री मारने के बाद घर में जो लड़का था जिसका नाम सुनील कुशवाहा होता है, सुनील कुशवाहा को पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेकर आ जाती है। उससे जब जांच पड़ताल की जाती है, उससे जब बातचीत की जाती है तो बातचीत करने के बाद वो कहता है कि साहब वो तो मेरी बहन लगती है, आप कैसी बात कर रहे हैं। पुलिस वालों को जब ये कहानी बताई जाती है तो पुलिस वाले इस कहानी पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने एक थोड़ा समझदारी से ही काम लिया। गोविंदगढ़ जो रीवा की पुलिस होती है उन्होंने सतना के रामपुर बघेलान की पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि हमारे पास एक टिप है, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे काम का हो सकता है, आप आकर देख लीजिए, आप इससे मुलाकात कर लीजिए। जैसे ही ये थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है, रामपुर बघेलान की पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद सुनील कुशवाहा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सुनील कुशवाहा से पूछा जाता है कि भाई वो लड़का जो गायब हुआ है वो लड़का कहाँ है, उसका बारे में बताइए। उसने वही कहानी जो गोविंदगढ़ की पुलिस को बताई थी, यही कहानी उसने रामपुर बघेलान की पुलिस को बताई। और जब रामपुर बघेलान की पुलिस ने ये सुना तो पुलिस को एक बार तो यकीन हो चुका था, लेकिन पुलिस ने जो उसका मोबाइल नंबर था, उसके बाप का नाम, उसके घर का नाम, जो भी उसके परिवार में सदस्य हैं, हर किसी की जानकारी थी और उसका जो नंबर था सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। अब जब नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है तो सर्विलांस लगाने के बाद साथ ही जो उसकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड थी वो निकलवाई जाती है। तो वो एक नंबर पर लगातार प्रतिदिन कम से कम 10 बार कॉल करता है और 1-2 कॉल तो ऐसी होती हैं जब घंटों घंटों बीत जाते हैं। पुलिस वालों ने जब इस बारे में पता करने की कोशिश की तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि आंचल यादव का होता है। आंचल यादव अभी तो बोल रहा है उसकी बहन है। बहन से वो दिन भर में 10 बार में क्या बात करता है, घंटों घंटों क्या बातचीत करता है। एक लड़का अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकता है। पुलिस ने जब उससे ये पूछना शुरू किया तो वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा
सही सही जवाब दे नहीं पाया। इसलिए पुलिस ने जब उसे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया है, तब उसने पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साहब, उसका और आंचल का पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके साथ उसके अवैध संबंध हैं। ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी। लेकिन घर वालों को पता नहीं क्या जल्दी हो रही थी कि आंचल यादव की शादी कर देते हैं। शादी करते हैं तो उसे बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन कर क्या पाता। उरेन उधर अरेंज मैरिज हो जाती है। अरेंज मैरिज होने के बाद फिर मुलाकात करना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए कई बार थोड़ी दिक्कतें भी होती थी। हालांकि वो बीच बीच में जल्दी जल्दी मायके आती थी और मुलाकात करती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। एक बार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है मुलाकात किए हुए, इसलिए उसने फैसला कर लिया आज तो हर हाल में मिल के आएगा। और वो तारीख आती है 25 मार्च 2026। अब सुनील कुशवाहा ने अपनी इस प्रेमिका को फ़ोन किया। प्रेमिका ने अपने घर पर उसके आने का पूरा इंतज़ाम कर दिया, उसके खान पीन का इंतज़ाम कर दिया। रात को वो वहीं रुकता है। रुकने के बाद आराम से खाता पीता है और उसके साथ वो वक्त भी बिताता है, और घर वालों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। अगला दिन जब निकलता है तो उसके बाद फिर सुनील कुशवाहा अपने जीजा से, यानी कि वो जीजा ही कह के बात कर रहा था विपिन यादव से, कहता है जीजा चलो गांव चलते हैं। गांव चलने के बाद तुम्हें ससुराल दिखाता हूं। ससुराल तो तुमने देखी नहीं है, तुम अपने वक्त देते नहीं हो। तो जब इस तरह की बात आती है तो विपिन यादव कहता है कि मैं आंचल के साथ आऊंगा तब देखेंगे। वो कहता है कि नहीं, आपको आज ही मेरे साथ चलना है। आज जब इस तरह की बात आती है तो इतने प्यार से वो बातचीत कर रहा था, अभी तक किसी को कोई एहसास ही नहीं था। सुनील कुशवाहा विपिन यादव को अपने साथ बैठाता है, और बिठाने के बाद करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास का सफ़र तय कर लिया जाता है। और जब इसका गांव पहुंचता है तो गांव पहुंचने से पहले हालांकि रास्ते में 2-3 जगह रोकता है, कहीं समोसा खिलाता है, कहीं कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कहीं उसको मिठाई खिलाता है। उसका पूरा ध्यान रख रहा था और आराम से जा रहे थे। जब गांव के पास पहुंच जाते हैं तो गांव के अंदर नहीं जाते, बल्कि एक सुनसान जगह होती है, वहां पहुंच जाते हैं। पास में कुआं होता है। जब कुएं के पास में जाते हैं तब इसे सुनील कुशवाहा ने, यानी कि उस लड़के को, विपिन यादव को बहुत जो बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जब पीट रहा है तो उसने बचाने की अपील भी की। पहली बात तो वो यही नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार मेरी पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन जब वो बाद में समझ पाता है, इससे पहले कि समझ पाता, कुएं के पास खड़ा हुआ था, उसने उसको धक्का दिया। जैसे कुएं में गिर जाता है तो वो पानी था उस कुएं के अंदर। अब इस बीच में अंदर से विपिन यादव जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। चीखते हुए कह रहा था कि भाई साहब मुझे बाहर निकाल लीजिए, लेकिन उसकी आवाज़ें कुछ ज़्यादा आ रही थी। उसे डर ये लग रहा था कि ये आवाज़ें कहीं गांव तक पहुंच गई, क्योंकि गांव की दूरी यहाँ से लगभग 300 मीटर के आसपास होती है। इसलिए उसने भारी बड़े पत्थर उठाता है, एक के बाद एक पत्थर मारना शुरू कर देता है। जैसे पत्थर मार रहा था तो विपिन यादव के पत्थर लग जाता है, और लगने के बाद वो वहीं ढेर हो जाता है, यानी कि मर जाता है। इसके बाद यहाँ से सुनील कुशवाहा अपने घर जाता है। घर जाकर आराम करने लगता है, और 3 दिन के बाद वापस आता है। 3 दिन के बाद आकर देखता क्या है कि पानी में उसकी लाश थी, आराम से तैर रही थी। इसी बीच में वो मौका पाता है। करीब करीब 3-4 घंटे तक वो उस जगह से थोड़ा सा और फासले में एक नाला होता है, उसके किनारे पे एक गड्ढा खोदता है 4x6 का, यानी कि 4 फुट चौड़ा होता है और 6 फुट लंबा गड्ढा होता है। एक तरह की कब्र बनाई जाती है। और गड्ढा खोदने के बाद वहां से उस लाश को, हालांकि वो भारी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई पता ही नहीं चला। उसने उस लाश को पानी से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उस गड्ढे तक लेके जाता है, और गड्ढे में ले जाने के बाद आराम से दफना देता है, दबा देता है। जैसे पुलिस ने ये कहानी सुनी, पुलिस को एकदम से आश्चर्य हो रहा था कि अकेला आदमी ये काम कैसे कर सकता है। अब पुलिस ने उसे सख्ती से तो बातचीत कर ही रही थी, कहते चलो वहां चलते हैं जहां तुम लाश को दफनाया है। तो उसने 24 घंटे तक पुलिस को इधर से उधर घुमाता रहा है। यहाँ गड्ढा खोदा है, वहां गड्ढा खोदा है। पुलिस को भी यकीन होता चला जाता है, कई जगह गड्ढे खुद जाते हैं, लेकिन पुलिस को गुस्सा ज़्यादा आ चुका था। पुलिस ने उससे पूछा कि बता असली वाला गड्ढा कहाँ है। अब वो असली वाले गड्ढे तक पहुंच जाते हैं। उस गड्ढे की खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद लाश निकलती है, लेकिन लाश अब कंकाल का रूप ले चुकी थी। लेकिन करीब करीब 3 महीने से ज़्यादा का समय जो हो चुका था। कपड़ों के आधार पर आखिरकार उस लाश को पहचान लिया, शनाख्त कर ली जाती है, और शनाख्त करने के बाद फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार ये कत्ल क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है। जब तुम आराम से मिल रहे थे, मुलाकात करने के बावजूद भी कोई रोक टोक नहीं था, और किसी को इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था, फिर तुमने क्यों मारा। उसने कहा कि जब उसकी प्रेमिका उसके पास जाती थी, उसके पास सोती थी तो तकलीफ होती थी,
मन करता था कि उसको ख़त्म कर दूं। यानी कि उसको मारना ही उसको सुकून मिलने वाला था। जैसे मारा सुकून मिल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उससे किसी भी तरह का कोई पछतावा भी नहीं है। अब पुलिस ने फिर आंचल को भी अपनी हिरासत में लिया और आंचल इस पूरे घटनाक्रम को जानती थी। जो भी हुआ था वो आंचल की सह के आधार पर ही हुआ था। यानी कि आंचल इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ है वो उसी की निशा मतलब कह सकते हैं प्लानिंग के आधार पर हो रहा था। अब आंचल से पूछा जाता है कि आंचल, तुमने इस हत्या को क्यों नहीं रुकवाया, क्या वजह थी? उसने कहा कि देखो, मैं एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी किस्मत पूरी तरह से फोड़ दी। एक ऐसे बेकार से आदमी के साथ मुझे बांध दिया। मेरे सपने यहाँ पर मर रहे थे और जो मेरा प्रेमी था मैं उसके साथ जीना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, इन लोगों ने मेरे साथ जो बुरा किया है। अब पुलिस ने आंचल यादव को भी गिरफ्तार किया, सुनील को भी गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा। अब परिवार वालों के पास जो थे वो मीडिया वाले पहुंचते हैं। मीडिया वाले जब पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि बड़ा अफसोस होता है, बड़ी दिक्कत होती है बात सुनने के बाद। काश कि वो लड़की भाग जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एतराज़ नहीं होता। वो हमसे बात करते, हम तलाक दिलवा देते। लड़की शादी से पहले ये कह देती कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, तो हम लोग शादी भी नहीं कराते। हमारे बेटे का कत्ल करने की, उसकी हत्या करने की आखिरकार क्या ज़रूरत थी? परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इस बात का ना तो उसकी पत्नी पर कोई असर पड़ता है और ना ही पत्नी के जो प्रेमी होता है उस पर भी इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। दोनों को जेल जरूर भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरह का हमारे देश का कानून बहुत लचीला है, उस लचीले कानून में वो कितने दिन सलाखों के पीछे रहेगा, उसके बाद बाहर निकलेंगे और एक वो नॉर्मल सी जिंदगी जीते रहेंगे। बहुत सारे केस इस तरह के ही चल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते ये भी बताना है ये वो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को उस घटनाक्रम से जोड़ दिया गया था कि एक गैस के सिलेंडर में एक महिला ने अपने पति को मारकर दफना दिया, दबा दिया है। ये घटना असल में उसे एक फर्जी फेक एक नरेट किया गया था, वो बात वैसी नहीं थी। उसको सिर्फ जमीन में दफनाया गया था, सिलेंडर का कोई इसमें केस नहीं था। 14 जुलाई को विभा कुमारी हैं, इनका जन्मदिन होता है। इनकी माँ है जिनका नाम दिव्या आकृति है और इनके पति का नाम है सोनू कृष्ण। सोनू कृष्ण ने ये अपील की थी कि विभा कुमारी के जन्मदिन पर आप शुभकामनाएं दीजिए। मैं 14 जुलाई को इनके जन्मदिन की बधाई नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। तो विभा कुमारी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और 15 जुलाई को गोरखपुर के रहने वाले हैं मयूर कुमार सोनकर, आनंद कुमार, आयशा, संजीव लोधी जो कि कासगंज के हैं, इजहार, सौरभ साहू, नाजिम पठान जो कि सिकंदराबाद के हैं। इनका जन्मदिन होता है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दीपा देवी, कन्हैया लाल, ऋषभ ठाकुर, संजीला मुर्मू, मनोहर कुमार, आकाश, अंशिका दीक्षित, अरबाज चौधरी, प्रेम यादव, प्रीति वर्मा, रिंकू कुमार, विराज सिंह, प्रतीक कुमार, गोकुल पासवान, सैयद जिशान, प्रकाश दास। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।